रिदम चलाना नाम की एक लड़की ने दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर ट्रैवल किया। हाहाकार मच गया। कुंठित लोगों ने वीडियो बनाया और जैसा कि अपेक्षित था, ये वीडियो भयंकर वायरल हुआ। पुरानी रवायत के चलते सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक धड़ा रिदम के साथ खड़ा है जो कहता है कि पहनावा एक पर्सनल चॉइस का विषय है, निजी पसंद और नापसंद का। दूसरा धड़ा रिदम को अश्लील बताकर खारिज करने में लगा हुआ है। अब सोशल मीडिया पर क्या चलता है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस बहस के बीच ये भी देख लेना चाहिए कि अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को भारत का कानून कैसे देखता है। भारत में अश्लीलता से जुड़े क्या नियम और कानून हैं, अश्लीलता और असभ्यता में क्या फर्क है और क्या सार्वजनिक जगहों पर मनमर्जी के कपड़े पहनना सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की मास्टर क्लास में। पहला सवाल यही है कि अश्लीलता क्या है। आईपीसी के सेक्शन 292 के तहत देश में अश्लील सामग्री को बेचना, बांटना या किसी भी रूप में प्रकाशित करना अवैध है। ये इकलौती धारा है जिसमें अश्लीलता की बात या परिभाषा मिलती है। इसको सरल शब्दों में समझें तो कोई किताब, पैम्पलेट, पेपर, कोई लिखित सामग्री, कोई आकृति, ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी चीज़ अश्लील मानी जाएगी अगर ये कामुक है या इसका प्रभाव कामुक अपील करता है और उन लोगों को किसी न किसी तरह से भ्रष्ट करता है जो इसमें निहित सामग्री को पढ़ते, देखते या सुनते हैं। यहाँ अश्लील, कामुक आदि का क्या अर्थ निकाला जाए, इस पर सभी एकमत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इसका मतलब, इसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। मतलब स्पष्टता का अभाव है। बावजूद इसके जो वायरल वीडियो हमारे सामने है उस पर अगर कार्रवाई होती है तो धारा 294 का इस्तेमाल करने की संभावना ज्यादा है। इसके तहत अश्लील कृत्य या गानों के लिए सजा तय होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील काम करता है या अश्लील गाना या कोई भी अश्लील शब्द का इस्तेमाल करता है, उसे बोलता है, तो उसे धारा 294 के तहत 1 साल की कैद की सजा दी जा सकती है और इस सजा को 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या कैद और जुर्माना दोनों ही लग सकते हैं। कुछ दूसरे कानून हैं जिनमें अश्लीलता और फूहड़ता जैसे विषयों की बात है। 1986 में महिला अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम यानी द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने पर सजा का प्रावधान है। एक्ट के मुताबिक किसी महिला को या उसके शरीर के किसी हिस्से को इस तरह से दिखाना जो अशोभनीय या अपमानजनक या महिलाओं को बदनाम करने वाला हो, तो फिर सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो ये कानूनन अपराध है। इस एक्ट के तहत पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक की कैद की सजा और 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और अपराध दोहराने पर 5 साल तक की कैद की सजा और 10,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद आईटी एक्ट बनाया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67A में ऑनलाइन अश्लीलता को स्पष्ट किया गया है। इस धारा के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति यौन आचरण वाली कोई भी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करता है तो ऐसा करने का जरिया बनता है तो उसे पहली बार में 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है और दोबारा ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। इस प्रावधान में यह भी साफ किया गया है कि सेक्सुअल कंटेंट को सोशल मीडिया पर डालने में भी सजा हो सकती है। सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा कहते हैं कि भारतीय कानून के तहत अश्लीलता की परिभाषा सब्जेक्टिव है। वे कहते हैं, हमारे देश में अश्लीलता की परिभाषा बाकी हद तक लोगों पर निर्भर करती है कि वे किस चीज को कैसे देखते हैं, उनके नैतिकता के मानक क्या हैं और फूहड़पन यानी वल्गैरिटी और ऑब्सीनिटी माने अश्लीलता में फर्क है। हम मेट्रो में वायरल वीडियो में हमने जो देखा वो फूहड़ और गुस्सा दिलाने वाला था। ऐसा कोई भी चीज़ जिसका प्रभाव उस चीज़ को देखने वाले लोगों के दिमाग को दूषित करता है, भ्रष्ट करता है, उसे अश्लील कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये आकलन एक तर्कशील व्यक्ति के नजरिए से तय किया जाएगा, इसलिए ये पूरी तरह से एकदम सब्जेक्टिव मामला है। अश्लीलता के मामले में पहले भी कई लोगों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। हाल ही में एक्टर रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट करवाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी तरह मॉडल मिलिंद सोमन ने समंदर किनारे नग्न होकर दौड़ते हुए खुद की कुछ फोटो शेयर की। मिलिंद के खिलाफ साल 1995 में भी न्यूड फोटोशूट के चलते अश्लीलता का एक मामला दर्ज किया गया था, जो साल 2009 में खत्म हो गया क्योंकि कोर्ट में कोई सबूत नहीं पेश किया गया था। साल 1971 में ख्वाजा अहमद अब्बास केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
सेक्स और अश्लीलता ये दो शब्द हमेशा पर्यायवाची नहीं होते और ये गलत है कि केवल सेक्स शब्द का उल्लेख करना अनिवार्य रूप से अश्लील या असभ्य या अनैतिक माना जाए। इसके बाद यह भी तय हुआ कि अश्लीलता को आंकने के लिए मानक किसी ऐसे व्यक्ति के न हो जो सबसे कम सक्षम और सबसे भ्रष्ट हो, बल्कि ये मानक तर्क संगत व्यक्ति के होने चाहिए। 2014 के ऐतिहासिक अवीक सरकार निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता निर्धारित करने के लिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया, जिसके बाद ये माना गया कि किसी तस्वीर को खुद में अश्लील नहीं माना जा सकता अगर उसमें अंदरूनी भावनाओं को जगाने या किसी भी तरह की स्पष्ट यौन इच्छा को जाहिर करने या इसे देखने वाले लोगों में यौन इच्छाएं उत्तेजित करने की प्रवृत्ति न हो। केवल ऐसे सेक्सुअल मटेरियल को अश्लील माना जाएगा जिसमें कामुक विचार पैदा करने की क्षमता है। हालांकि अश्लीलता को सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिदम ने जो किया वो अपराध की श्रेणी में आता है? क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कोई अपराध किया है? इस मामले में अश्लीलता के कानून के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश के नागरिकों को मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। 2014 के अवीक सरकार निर्णय में जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस तय की गई, उनको मद्देनजर सवाल ये है कि क्या उस लड़की के कपड़े अश्लील हैं या सिर्फ एक पब्लिक स्पेस पर समाज के सभी तबकों के लोगों के लिए ये कपड़े बस अविवेकी और अनुचित है, माने ठीक नहीं है। हाल ही में छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने को लेकर मॉडल उर्फी जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। रणवीर सिंह और मिलिंद सोमन के मामलों में भी एफआईआर दर्ज हुई थी, जैसा हमने आपको पहले बताया। हालांकि कोर्ट की तरफ से इन मामलों में कोई भी फैसला नहीं आया, लेकिन विकास पाहवा के मुताबिक लड़की को आपराधिक कानूनों और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पाहवा कहते हैं, हमारे समाज में लेखकों, पेंटर्स और कलाकारों के लिए कुछ सुरक्षा के उपाय हैं। अगर वे कहते हैं कि उनका कंटेंट साइंस, आर्ट्स या किसी और सामान्य विषय की जानकारी के बारे में है और जनता के लिए उचित है, लेकिन अगर लोगों के दिमागी विवेक को प्रभावित करने के इरादे से अश्लीलता दिखाई जाती है तो ये कानून के मुताबिक दंडनीय अपराध है, जैसा कि इस लड़की का मामला है जिसने ऐसे पब्लिक प्लेस पर छोटे कपड़े पहने जहां हर तरह के लोग आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट सौदामिनी शर्मा का मानना है कि कपड़े पहनने की चॉइस एक सब्जेक्टिव मामला है। वे कहती हैं, एक पब्लिक प्लेस में कोई महिला क्या पहन सकती है, इस बारे में कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है और आईपीसी की धारा 294 के तहत केवल अश्लीलता तक की बात की गई है। लेकिन बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ अश्लीलता की अवधारणा डायनेमिक और सब्जेक्टिव हो जाती है। अदालतें भी केस टू केस बेसिस पर फैसला करती हैं किसी संदर्भ में अश्लीलता क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। वहीं एडवोकेट सौतिक बैनर्जी तर्क देते हैं कि कपड़ों की चॉइस में कुछ भी अश्लील नहीं है। वे कहते हैं, लोगों को उसके कपड़े आपत्तिजनक लग सकते हैं, लेकिन ये सब लोग गैर जरूरी सलाह दे रहे हैं। मेरे पढ़े कानून के मुताबिक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आए। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद रखना चाहिए, जिसमें अश्लीलता के विचार को लगातार विकसित होने वाला माना गया था और अदालती के बदले वक्त के साथ तालमेल बिठाने को कहा गया। मेट्रो में वो पैसेंजर अपना काम कर रही थी, उसने किसी के लिए कोई झुंझलाहट पैदा नहीं की, कोई उपद्रव नहीं किया। वो लोग जो उसके कपड़ों से ट्रिगर हुए, उन्हें अपनी ट्रिगरिंग मैकेनिज्म के बारे में सोचना चाहिए। यह आपराधिक कानून के दायरे में नहीं आता। अब एक और सवाल है, लड़की का वीडियो बनाना अपराध की श्रेणी में आता है क्या? साल 2000 के आईटी एक्ट की धारा 66E किसी भी प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ी हुई है। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें कैप्चर करना, प्रकाशित करना या फैलाने पर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर या उसे फैलाने पर भी रोक लगाती है और ऐसी कोई भी सामग्री जो कामुक है या लोगों को भ्रष्ट करती है तो उसे फैलाने या पब्लिश करने पर लिखित प्रावधानों के तहत दोषी को 3 साल तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है। एडवोकेट सौतिक बैनर्जी के मुताबिक जिस व्यक्ति ने ये वायरल हो रहे वीडियोस लिए हैं, मतलब रिकॉर्ड किए हैं, उसे आईटी एक्ट के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वे कहते हैं, जो लोग बिना अनुमति के किसी यात्री की तस्वीरें और वीडियो लेते हैं और फिर उन्हें जूम और एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, उन्हें आईपीसी और आईटी अधिनियम के तहत सजा दी जा सकती है। यही वक्त है जब हम लेंस के पीछे के दिमाग के सवाल करें, न कि उसके सामने जो शरीर है
उससे। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता का तर्क है कि सार्वजनिक स्थानों पर फिल्मिंग से जुड़ा कानून स्पष्ट नहीं है। वो कहते हैं अगर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट की फोटो वीडियो लिया जाता है तो ऐसी तस्वीर जो अश्लील है, पोर्नोग्राफिक है या किसी की प्राइवेसी में दखल देती है तो सजा देने के लिए आईटी एक्ट जैसे कानून है। लेकिन क्या कोई नियम है जो कहता है कि पब्लिक प्लेस में कोई भी फोटो नहीं ले सकता? अगर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी पर रोक लगाने के नियम है तो वे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रतिबंध नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बनाना मना है। एडवोकेट सौदामिनी शर्मा कहती हैं कि ये मुद्दा जटिल है और इसमें एरिया भी है। सौदामिनी के मुताबिक हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो रिकॉर्ड करना तब तक अवैध नहीं है जब तक कि रिकॉर्डिंग किसी की प्राइवेसी पर हमला नहीं करती या किसी दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं करती। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग किसी को तंग करने के इरादे से की जाती है या अगर किसी की सहमति के बिना उसके अंतरंग या निजी तस्वीरों को फैलाने के लिए की जाती है तो इसे कानून के तहत अपराध माना जा सकता है। वैसे सौदामिनी शर्मा ये भी जोड़ती हैं कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हो और निजता माने प्राइवेसी की अपेक्षा न रखता हो तब तस्वीर लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस पर डीएमआरसी का भी स्टैंड सामने आया है। डीएमआरसी माने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसके अधिनियम की धारा 59 के तहत मेट्रो में अभद्रता या अश्लीलता के लिए ट्रेन से उतारने और 500 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। धारा 59 के मुताबिक किसी भी मेट्रो में या मेट्रो रेलवे के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति यदि नशे की हालत में है या कोई उपद्रव या अभद्रता करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है या जानबूझकर या किसी और तरह से किसी दूसरे यात्री के लिए असुविधा पैदा करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना 500 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा उसका टिकट जब्त करके उसे मेट्रो से या मेट्रो परिसर से हटाया भी जा सकता है। इंडिया टुडे में इस मौजूदा मामले पर बात करने के लिए डीएमआरसी से संपर्क किया। डीएमआरसी कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा डीएमआरसी अपने यात्रियों से अपेक्षा करता है कि वे सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करें जो समाज में स्वीकार्य है। यात्रियों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पोशाक नहीं पहनना चाहिए जो दूसरे यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाए। डीएमआरसी के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस एक्ट की धारा 59 के तहत अभद्रता दंडनीय अपराध है। हम अपने सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यात्रा करते वक्त मर्यादा बनाए रखें। हालांकि यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद एक व्यक्तिगत मुद्दा है और यात्रियों से उनका आचरण खुद नियंत्रित करने की उम्मीद की जाती है। इंडिया टुडे से बात करते हुए डीएमआरसी के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि डीएमआरसी को महिला द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में या मेट्रो में उसकी फोटो वीडियो लिए जाने के बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर इस मामले में कानून पेचीदा है लेकिन बहस की मनाही नहीं है जो की जा सकती है। बस इतना ध्यान रहे कि ये बहस एक स्वस्थ माहौल में हो। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मास्टर क्लास का ये एपिसोड लिखा मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।